विद्यालय के इस प्रांगण में नई शिक्षा नीति के इस चर्चा के सम्मेलन में हमारे बीच में बहुत गरिमा में उपस्थिति के साथ हम सबकी नेता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री मेरी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती गुलाबो देवी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्री सुरेश जैन साहब और इस विश्वविद्यालय के ग्रुप वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री मनीष जैन साहब, आदरणीय श्री आदित्य शर्मा जी जो रजिस्ट्रार हैं इसके, एसोसिएट डीन आदरणीय श्री डॉक्टर मंजुला जैन जी और मुरादाबाद जनपद के यशस्वी हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय श्री प्रदीप द्विवेदी जी, और जिनका बहुत विस्तार से अभी आपने उद्बोधन सुना है। जो हम कहना चाहते थे सारी बातें तो वही कह गए। आदरणीय सुदर्शन सोनार साहब जो डीपीएस के प्रधानाचार्य हैं और इस सारे कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, जो करा रहे हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही होशियार आदमी है द्विवेदी जी, आदरणीय राकेश द्विवेदी जी, मुझे 10:30 बजे बुला लिया। सामने बैठे मेरे तमाम, मैं देख रहा हूं बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, सारे प्रधानाचार्य ढंग साहब हैं, राजीव जी हैं, मेरी बहन मधुबाला जी हैं, वित्त विहीन के बहुत सारे प्रबंधक यहाँ मौजूद हैं और तमाम गुरुजन हैं, सारे फैकल्टीज के प्रधानाचार्य हैं। सबको मैं नमन वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और शिक्षा नीति से पूर्व आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करने का भी मुझे इस सम्मेलन में मौका मिला है। इसके लिए मैं जैन साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे धन्यवाद करने का मौका आप सब लोगों ने दिया। आज अगर लखनऊ में हूं तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जहां हमारे जैन साहब की फैकल्टी इस पूरे विश्वविद्यालय की है, उसमें आप लोगों का जो सामने बैठे मेरे तमाम गुरुजन हैं, मेरे शिक्षकगण हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त इसके माध्यम से मैं करना चाहता हूं। और जीत ही नहीं दी आपने मेरे को, परचम लहराने का काम किया। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी शिक्षक के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली अगर कोई सीट थी तो बरेली मुरादाबाद शिक्षक। इसके लिए मैं कोटम कोट आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे मुरादाबाद के अंदर, तो वो कह रहे थे इस बात के लिए, मुझे बधाई दे रहे थे वो कि ढिल्लो साहब आपने इतिहास रच दिया गुरु गोविंद सिंह की परंपराओं पर चलते हुए। लोग कह रहे थे कि इनके वोट नहीं है, हमें टिकट दे दो। कुछ लोग टिकट मांगने वाले भी आ गए थे, लेकिन हमने ढिल्लो साहब का टिकट 2 वर्ष पूर्व कर दिया था और सबसे संवाद स्थापित कर जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबसे मिलने के बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके लिए मैं ढिल्लो साहब को बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई मेरी नहीं है, वो बधाई बहन गुलाबो देवी जी की है, हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। वो बधाई आप सब लोगों की है। मैं आपका शुक्राना अदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ी। मैंने विषय रखा है उनका नई शिक्षा नीति के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे वित्त विहीन के बहुत सारे प्रबंधक हैं, बहुत एजेंट के लोग हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, इतिहास रचा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 विधानसभाओं की है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी और वोटर भी मेरा बहुत बड़ा है। अध्यापक है ना, समाज से कहीं बहुत बड़ा वोटर है। बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर बड़ा और समस्याएं भी बड़ी हैं। कोरोना काल के अंदर इस विश्वविद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐसे विश्वविद्यालयों के आधार पर भी प्रदेश हमारा देश के अंदर प्रथम स्थिति में आया। प्रथम WHO ने भी पूरे उत्तर प्रदेश की वाहवाही की है। उसका कारण ये विश्वविद्यालय है। मैं बधाई देना चाहता हूं जैन साहब आपको। लेकिन कोरोना काल में मैंने ये भी कहा हमारे मुख्यमंत्री जी,
या तो कोरोना काल में कोरोना का मरीज दुखी था, और कोरोना मरीज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था, मेरा मित्र बहन का अध्यापक दुखी था। फीस नहीं आई, यहां भी फीस की समस्या रही होगी, बहुत सारे कॉलेजों में फीस नहीं आई, वेतन नहीं मिला उसको, गन्ने छील रहा हो, वो रेडी लगा रहा, तो मर्रम लगाने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने सारे स्कूल रख दिए, आपके एजेड के साथी बैठे, मैंने पेंशन की सारी बातें आपके रखी हैं। वैरायटी, जो शिक्षक की वैरायटी है वो बहुत अलग अलग है इस बार, पिछले एक चुनाव के बाद, 2014 के बाद, क्योंकि भांति भांति का वोट बना। और मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उत्तर प्रदेश में पहली बार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का भी पहली बार शिक्षक में वोट बनने का काम हुआ है। डीपीएस के वोट भी पहली बार उत्तर प्रदेश में वोट बनने का काम हुआ। पहली बार सीबीएसई बोर्ड वित्तविहीन महाविद्यालय का शिक्षक का वोट शिक्षक मतदाता सूची में शामिल होने का काम हुआ है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय बहन जी को भूरी भूरी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन लोगों की समस्याएं भी, वो भी चाहते हैं कि हमारी समस्याएं सदन में उठे, लेकिन उससे पहले 70 साल के इतिहास में कभी भी इनके वोट बनाने की जरूरत किसी भी सरकार ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम किया है। नई शिक्षा नीति पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझसे पूर्व जो चर्चा हुई है उससे अपने आप को जोड़ता हूं, संबद्ध करता हूं। बहुत विस्तार से चर्चा हुई। 1986 के अंदर पहली बार इस देश में नई शिक्षा नीति बनी। 1992 में कुछ संशोधन उसमें हुए, लेकिन वो शिक्षा मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उससे प्रभावित शिक्षा नीति थी, वो उससे मिलती जुलती शिक्षा नीति थी। और उस शिक्षा नीति ने इस देश के अंदर बाबुओं की बाढ़ लगा दी। बाबू बनाए उसने केवल, और एक भेड़ चाल कर दी। आज से 10 साल 20 साल पहले हम देखते थे कि कहां जा रहा हूं, बोले इंजीनियर बनने जा रहा हूं। इससे मुझे कहां बनने जा रहा हूं, बोले डॉक्टर बनने जा रहा हूं। दो ही फैकल्टी थी दुनिया के अंदर, इंजीनियर और डॉक्टर। किसी भी लड़के से पूछोगे डॉक्टर, बोले कहां, मेडिकल में, इंजीनियर, इसके अलावा कोई फैकल्टी नहीं। तो बोले कौन सी साइड से पढ़ रहा है, बोले मैथ ले रखा इंटर में मैंने। बोले अच्छा इंजीनियर बनोगे। बोले तुमने क्या ले रखी, बोले बायोलॉजी ले रखी, अच्छा डॉक्टर बनोगे आप। इससे अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका विस्तारीकरण हुआ है। इसमें विभिन्न सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश के अंदर नवयुवकों का कैसे सदुपयोग हो, इसको देखते हुए नई शिक्षा नीति बनाने का काम ये हुआ। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी डिमांड क्या है, इसकी मैपिंग क्या है, क्या की जरूरत हमारे युवकों को है, उसकी जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसकी जरूरत महसूस की गई है। और जो हमारा युवक पढ़ने लिखने के बाद विदेश में पलायन हुआ करता था, वो शायद इस नई शिक्षा नीति के तहत रुकने का काम इस देश के अंदर करेगा। पहले तो मैंने अभी देखा बहुत सारे डीएस साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोगों पर इस बात का मुकदमा चल रहा बरेली में, एक बात का कि तुमने दो जगह से सीबीएसई बोर्ड और उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड से क्यों एग्जाम दिया। लेकिन नई शिक्षा नीति में शायद ये नहीं है। अब तो 2 विश्वविद्यालयों से पढ़ सकते हो, आप एक साथ पढ़ सकते हो, और 2 विश्वविद्यालयों से उत्तर हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, चाहो तो एक फॉरेन के अंदर विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हो, एक हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप है। मैं कहा करता हूं कि नई शिक्षा नीति में मास्टर टीचर बनना मुश्किल है, अध्यापक बनना मुश्किल है, और विधायक बनना आसान है। मैं सही कह रहा हूं। अब गुरुजी ढल साहब ऐसे प्रमोशन होने वाला नहीं है, पढ़ी है शिक्षा नीति नहीं, अब ऐसे प्रमोशन नहीं होने वाला आप लोगों का। उसके मापदंड तय कर रखे सरकार, ये मापदंड है तभी प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 20 साल करते हो गए नौकरी, मैं तो प्रिंसिपल साहब पक्की है साहब, मैं तो सीनियर हूं। एक एक दिन का हिसाब लगा लेते हैं, डीएस साहब के किसकी नियुक्ति कब हुई, एक दिन पहले हुई वही बनेगा प्रिंसिपल, जिसकी एक दिन बाद हुई प्रिंसिपल नहीं बन सकता। क्यों बहन जी, मैं दोबारा ही गलत कह रहा हूं। अब प्रमोशन ऐसे होने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति मापदंड तय होंगे अध्यापक के, वो तय करेगा कि आपने कितना उस बच्चे को शिक्षा देने का काम किया, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर इस चीज का, ये जरूरी है इसके अंदर।
पहले दो जगह से, यूनिवर्सिटियां अलग जगह से रेगुलेट हुआ करती थी और हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग जगह से रेगुलेट हुआ करते थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में एक ही जगह से हायर एजुकेशन एक ही जगह से रेगुलेट हुई। ये बड़ी उपलब्धि इस नई शिक्षा नीति के अंदर। हम जब पहले छोटे थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करते थे। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और हमारा सबका मानसिक दिमाग ये रहा करता था कि भी जो बढ़िया इंग्लिश बोले वो सबसे बुद्धिमान आदमी है। अगर फटाफट 4 शब्द 4 सेंटेंस उसमें बोल दिए इंग्लिश के तो मैं तो ये समझता था कि इससे बुद्धिमान आदमी देश में दूसरा नहीं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में सुधार किया, 5वीं तक उसकी मूल भाषा में शिक्षा देना होगा। जो उसका बेसिक चीज है, जो अभी कह रहे थे डीएस साहब, जो बेसिक चीज है वो तैयार करनी पड़ेगी। मेरा बेटे को और उससे कह लूंगी 79 और 69 में फर्क बता दे तो बता नहीं सकता। बोले पापा इंग्लिश में बताओ क्या, बोले 89 17। ये है शिक्षा पुरानी वाली, मीडियम दर्जे का पढ़ने वाला। लेकिन हम समझते हैं कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत बुद्धिमान है। इंग्लिश वाले से बड़ा प्रभावित होता है, 4 अक्षर इंग्लिश के बोलता फटाफट। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रभावित हो जाता हूं क्योंकि मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है। तो ये सारी चीजें। और मार्टिन लूथर किंग बड़े एक शिक्षाविद हैं, पता क्या कहा उन्होंने? शिक्षा 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो शिक्षा दिखाती है कि बुद्धिमत्ता आप में कितनी है, और दूसरी शिक्षा चरित्र निर्माण का काम करते हैं। दो चीजें शिक्षा की अहम चीज है जो बेसिक में इसके है कि आपका चरित्र निर्माण कैसा हो रहा शिक्षा के द्वारा। आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। आज मैं समझता हूं कि जो ये हाहाकार मच रहा ना, और जितने नवयुवक क्राइम कर रहे हैं उसमें एक शिक्षा का भी बड़ा योगदान है। काम तो कुछ है नहीं, क्यों? बड़ा बुरा हाल जो है ये शिक्षा की खराब व्यवस्था के कारण। आज कोचिंग सेंटर क्यों पैदा हो गए मुझे बताओ, आप सब शिक्षाविद। कोचिंग सेंटर पैदा होने का सिर्फ एक कारण है पीछे इसके, क्योंकि जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं और जो पेपर में एग्जाम में पेपर आ रहा है उसमें भारी अंतर है। जो कोर्स लगा हुआ है क्लासेस के अंदर और जो एग्जाम में पेपर आ रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। अब लगता है ऐसा कि बगैर कोचिंग कराए तो बच्चा पास हो ही नहीं सकता। तो ये कोचिंग सेंटरों की उत्पत्ति भी गलत शिक्षा नीति के कारण हुई। ये नई शिक्षा नीति इसको भी रोकने का काम करता। 65% युवा हैं हमारे यहां, 65%। और इनको अगर ये संसाधन है, अब्दुल कलाम जी ने कहा था एक बार कि देश का सबसे ज्यादा अगर कहीं संसाधन हो सकता है तो युवाओं में हो सकता है, मानव संसाधन हो सकता है। किसी भी देश की तरक्की बगैर खनिज संसाधनों के हो सकती है, लेकिन किसी देश की तरक्की बगैर मानव संसाधनों के नहीं हो सकती। इसका उदाहरण इस दुनिया में इसका उदाहरण जापान है और हिंदुस्तान में भी इसका उदाहरण है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कितने संसाधन है साहब? सहरा कोयला, सहरा खनिज वहीं पे तो है, लेकिन तरक्की तो नहीं हो पाई। तरक्की कहां हुई? केरल के अंदर हुई। तरक्की कहां हुई? कर्नाटक के अंदर। ये क्या है? ये शिक्षा पद्धति है। जहां अपार संसाधन थे खनिजों के वहां तरक्की नहीं हुई, और जहां संसाधन नहीं थे, जहां शिक्षा थी वहां तरक्की थी। हमारे यहां मानव संसाधन मैं क्या करता हूं, हमारे यहां मानव संसाधन युवाओं की बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी ताकत हमारे बीच में। इसको सही दिशा में शिक्षा मिल जाए तो देश की काया पलट हो सकती है। हमारा देश, अब्दुल कलाम जी ने लिखा था एक जगह कि अगर मानव संसाधनों का सही उपयोग कर लें शिक्षा के क्षेत्र में तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। तो ये बड़ी चीज है इसके अंदर है। मैं यही कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि नई शिक्षा नीति के तहत हम सब लोग चर्चा करें, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, और उत्तर प्रदेश और देश की सरकारों के लिए, देश की सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश में तो लागू हो गया, देश की सरकार के लिए भी मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि नई शिक्षा नीति बहुत लंबे समय मंथन हुआ, इसमें लाखों लोगों के विचार आए,
4-5 साल तक चर्चा हुई, मंथन हुई, चिंतन हुई, तब इस नई शिक्षा नीति को बनाने का काम देश में हुआ है। तो मैं अपनी देश की सरकार को भी और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति लागू हो, हमारे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो तरक्की की राह पर जाएं। मैं पुनः आदरणीय जैन साहब का, चांसलर साहब का, आदरणीय गुरु वाइस चांसलर साहब का भी और बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने सम्मान दिया और जिस तरह आप इस प्रदेश में इस संस्थान को लेकर सभी बहुत उद्वेलित भी रहते हैं और प्रेरणा भी यहाँ से लेते हैं। हर इस समय समय पर आप इस टाइप के कार्यक्रम शिक्षाओं के बारे में कराते हैं, जिसको लोग मैं कोटि कोटि आपको साधुवाद देना चाहता हूं और आगे भी इस टाइप के कार्यक्रम आप कराते रहें शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हें मैं इस बात को समाप्त करते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं, आप सबको भी मेरी सबसे ढेर ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।